नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हमारी कहानी आप सबको पसंद आ रही होगी। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो हमारी पिछली कहानियां देखना ना भूलें। तो बात करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम रवि है और वो महाराष्ट्र के छिलकारा के रहने वाले हैं। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा। ये एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। ये कहानी रवि के कज़न की है जो कि उनके बड़े भाई हैं। उनका नाम विकास है। दोस्तों, सच बताऊं तो इस कहानी पर यकीन कर पाना मुश्किल है, पर इस कहानी में इतना थ्रिल और सस्पेंस है कि मैं खुद को इसे आप लोगों के साथ शेयर करने से रोक नहीं पाया। तो इस रोमांचक कहानी को एंड तक जरूर सुने। दोस्तों, मैं ये कहानी विकास के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ, जिसका पूरा जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में किया है। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल पाए कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ये डायरी एक चेतावनी के तौर पर लिख रहा हूँ, जिससे और कोई मेरे कदमों में ना चल सके। तो बात पिछले हफ्ते से शुरू होती है, जब मेरी कोई दूर की चाची मरने से पहले मेरे लिए एक वसीयत लिख जाती है, जिसमें मेरे नाम काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ मनी कर दिया गया था। मैं तो उनसे सिर्फ एक ही बार मिला था बचपन में, और उसके बाद से उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। पर शायद मैं उनका इकलौता रिलेटिव था। खैर, मुझे पता था कि ये पैसे मुझे कहाँ खर्च करने हैं। मुझे हमेशा सही जंगल में एक छोटा सा घर चाहिए था, जहाँ मैं शहर की दौड़ भाग वाली जिंदगी से दूर आराम से रह सकूं। एक ऐसी जगह जहाँ मैं अकेला रह सकूं और खुद के साथ अपना पूरा समय बिता सकूं। तो कुछ दिनों से मैं इंटरनेट में कुछ ऐसी ही जगह के बारे में सर्च मार रहा था। तभी मुझे एक ऐड शो होती है जिसमें बिल्कुल वैसा ही घर सेल में था जैसा मुझे चाहिए था। एक छोटा सा लकड़ी का घर जो एक बहुत ही सुंदर सी लेक के किनारे था। शहर से ज्यादा दूर भी नहीं था और एकदम सुनसान जगह पर था, जैसा कि मुझे चाहिए था। मैंने तुरंत ही दिए गए नंबर पर कॉल किया और एजेंट से बात की। कॉल पर उस घर का प्राइस सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उस सुंदर घर के हिसाब से प्राइस बहुत कम था। एजेंसी ने मुझे एजेंट का फोन नंबर दिया। मैंने एजेंट को कॉल की और कुछ टाइम बाद उसने फोन उठाया। जब मैंने उस कैबिन को खरीदने की बात कही तो वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो गया। मैंने संडे को मीटिंग फिक्स कर ली। संडे को मैंने अपनी कार में जीपीएस लगाया और चल पड़ा। करीब 45 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं उनके ऑफिस पहुंचा। वो एक छोटे से टाउन में था जहां बहुत ही कम लोग रहते थे। वहां जितने भी लोग रहते थे वो शायद वहां फैमिली जनरेशन के कारण रह रहे थे। वो एजेंट ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। मैंने कार पार्क करी और उसके पास गया। वो बोला, आप यहाँ उस घर को देखने आए हैं, वो जो लेक के किनारे है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तब एजेंट बोला, इससे पहले की रात हो हमें वहां पहुंचना होगा। एजेंट अपनी कार में बैठा और मुझे अपनी कार से फॉलो करने के लिए बोला। मुझे वो थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहा था। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। ड्राइव करते हुए हम जंगल से गुजरना शुरू करते हैं। रास्ते का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। आधे घंटे और ड्राइव करने के बाद हमने एक शार्प टर्न लिया और एक कच्ची रोड में आ गए। वो मोड़ कुछ ऐसा था कि जिसको उसके बारे में पता ना हो वो कभी नोटिस ही ना कर पाए। खैर, 10 मिनट और ड्राइव करने के बाद मुझे फाइनली वो घर दिखना स्टार्ट हुआ। सच बताऊं तो उस घर और लोकेशन को देखकर मैं जैसे मंत्रमुग्ध हो गया। वहां का नजारा बहुत ही अनोखा था और बहुत शांति थी। कहीं भी नजर जाए तो वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां की हवा ठंडी और हवा के साथ नाचते हुए पेड़ों के पत्तों की आवाज ने तो मानो मुझ पर जादू कर दिया हो। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि मैं अपनी वेकेशन यहीं पे स्पेंड करूंगा। तभी एजेंट बोलता है, तो चले अंदर। हम अंदर गए। एजेंट बोलता है कि ये घर बहुत ही पुराना है। हमको भी नहीं पता कि ये किसने बनवाया है। हमारे पास इसका 140 साल से रिकॉर्ड है। मैं घर को देखना शुरू करता हूँ। उसमें काफी सारा पुराना सामान था और एक फायरप्लेस भी थी। एजेंट बताता है कि यहाँ पिछले ओनर्स ये सारा सामान छोड़कर चले गए। पर मुझे ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि फर्नीचर काफी अच्छी कंडीशन में था और वहाँ काफी सारे एंटीक शो पीस भी थे। वहाँ एक अंडरग्राउंड स्टोर भी था जहाँ जाने के लिए एक बड़े से लकड़ी के फट्टे को हैंडल से खींचकर खोलना पड़ता था। वहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें मौजूद थी, जैसे किसी का ऑफिस हो। खैर, मुझे वो घर काफी पसंद आया और मैंने उसे खरीदने की बात करी
ये सुनकर एजेंट इतना खुश हुआ मानो उसकी लॉटरी लग गई हो। उसने जल्दी से कार से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाले और मुझे साइन करने को दिए। साइन करने के बाद मैंने पैसों की बात कही तो एजेंट बोला, कोई बात नहीं, आप आराम से हमें ट्रांसफर कर देना, मुझे आप पर विश्वास है। इसके बाद एजेंट जाने लगा। रास्ता बहुत लंबा है, अब मुझे जाना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं भी कुछ देर में चलता हूँ। तब एजेंट बोला, आप यहाँ नहीं रुक रहे? मैंने बोला नहीं, कल मुझे ऑफिस में काम है, उसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद एजेंट निकल गया। मैंने थोड़ी देर और रुककर घर देखा और जब मैं वहां से जाने लगा तो मुझे एक हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा पर कुछ नहीं था। मुझे लगा पुराना घर है, कहीं से ऐसी आवाज पैदा हो गई होगी। उस कच्ची रोड पर 10 मिनट ड्राइव करके मैं वहीं से शार्प टर्न लिया, पर टर्न लेते ही मैंने देखा कि कोई जंगल से निकलकर अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गया। मैंने ब्रेक लगाई पर बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच मैंने देखा कि वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने अपना सर घुमाकर मेरी ओर देखा और उसकी मुस्कुराहट इतनी बड़ी थी कि उसके होंठ दोनों कानों तक पहुंच रहे थे। मैंने आंखें बंद कर ली थी और सब भगवान पर छोड़ दिया था। जब कार रुकी तब मैंने आंखें खोली और देखा कि आसपास कोई नहीं था। फिर मैंने गाड़ी से बाहर निकलकर चारों ओर देखा तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था, बस मेरी कार के टायर के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई सपना था। मुझे लगा कि शायद मेरी नींद पूरी ना होने के कारण ये सब हो रहा है। मैं जल्दी से कार में बैठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले मैंने सारी पैकिंग कर ली थी और सब सामान कार में रख लिया था। मैं ऑफिस गया और सारा दिन अपने नए घर के बारे में सोचकर खुश होता रहा और इंतजार करता रहा कि कब ऑफिस खत्म हो और मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो जाऊं। फाइनली 5 बज गए। मैं जल्दी से लैपटॉप बंद करके वहां से निकल पड़ा। लिफ्ट में खड़े होकर ग्राउंड फ्लोर तक जाने लगा। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगी भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच में मैंने मिरर में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। ये क्या? ये तो उसी बूढ़ी औरत का चेहरा था। मेरी धड़कनें उस रात की तरह रुक गई, पर जैसे ही मैंने पलकें झपकाई वो गायब हो गई। मैं गैराज में पहुंचा और कार में बैठकर अपने नए घर की ओर निकल पड़ा। करीब 7 बजे वहां पहुंचकर मैंने सामान गाड़ी से निकाला और ले जाकर के घर के एक कोने में रख दिया। मैंने वहां रखी कुछ लकड़ियां लेकर आग जलाई और किचन में जाकर एक मग कॉफी का बनाया और फिर वहां रखी पुरानी चीजों को देखने लगा जो पहले के ओनर्स वहां छोड़ गए थे। वहां एक पुराना रेडियो, एक टाइपराइटर और कुछ पुराने शोकेस थे और बहुत सारी पुरानी बुक्स जो कि ज्यादातर जादू टोने के ऊपर लिखी गई थी। और उसके साथ ही मैंने एक पेंटिंग देखी। हैरानी की बात यह थी कि मैंने ये पहले नोटिस क्यों नहीं की। वो एक बहुत ही शानदार पेंटिंग थी, मानो इसे कल ही कोई बनाकर गया हो। इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया था। बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ और उनमें हजारों पत्ते और एक औरत खिड़की के पास खड़ी हुई। क्या? एक औरत? मैंने दोबारा देखा पर वहां सिर्फ एक खिड़की बनी हुई थी। मैंने अपनी आंखों को रब किया पर वहां सच में कोई खड़ा था। तभी मेरे पेट से जोरों से आवाज आई। मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं किचन की तरफ गया और मुझे ध्यान आया कि मैंने तो कुछ खाने पीने का सामान लिया ही नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को। पास में ही एक छोटा सा टाउन था, वहां शायद कुछ खाने को मिल सकता था। मैंने जैकेट पहनी और चाबी लेकर कार की तरफ गया। तब मैंने ध्यान दिया कि ये वही एग्जैक्ट स्पॉट है जहां उस पेंटर ने उस पेंटिंग को बनाया होगा। कार बैक करते हुए मुझे फिर खिड़की में कोई दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी और देखा पर फिर मुझे कोई नहीं दिखा। उस वक्त मुझे लगा कि मेरी भूख के कारण मुझे ये सब लग रहा है। मैं कार लेकर पास में टाउन में गया। वहां मुझे छोटी सी दुकान दिखाई दी। वो दुकान बहुत ही पुरानी थी, जैसे किसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में दिखाते हैं। सामान के नाम पर बस आटा, गेहूं और कुछ दालें थी। वही लेकर मैं दुकान के ओनर, जो कि एक बूढ़ा आदमी था, उसके पास गया। उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम तो यहाँ के नहीं लगते। नहीं, मैं तो आज ही उस लेक के किनारे घर पर रहने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, वो घर जो लेक के किनारे है? मैंने फिर हाँ में जवाब दिया। तब वो बोला, ये तुम्हारी पहली रात है ना उस घर में? अब मुझे अजीब लग रहा था। मैंने अपना पर्स निकाला और पैसे देने लगा। पैसे लेते हुए वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी कार में बैठकर वापस वहीं चला जाता जहां से आया था। मुझे ये बात सुनकर हैरानी हुई और मैं बिना जवाब दिए वहां से जाने लगा। वो मुझे फिर बोला,
मैं मजाक नहीं कर रहा, उस घर को भूल जाओ। फिर मैंने पूछा, पर क्यों? वो बोला, वो जगह ठीक नहीं है। मैंने थोड़ा हंसते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं वहां ठीक हूं। फिर वो बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ वो सब भी यही बोल कर गए थे। फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मैं चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही कार में बैठा, याद आया कि वो एजेंसी भी यहीं कहीं थी। मैं एजेंसी वाली जगह पर गया तो देखा कि वहां तो सब उजड़ा पड़ा हुआ था। फिर मैंने एजेंट को कॉल करा तो कॉल भी नहीं लगा। मुझे इन लोगों पर थोड़ा शक होने लगा था। खैर, बारिश होना शुरू हो गई थी। मैं कार में बैठा और वापस घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में बस उस बूढ़े आदमी की बातें चल रही थी। जो भी उसने बोला था काफी विश्वास के साथ बोला था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। फिर मैंने सोचा कि चलो अगली बार आऊंगा तो उनसे पूरी जानकारी लूंगा। मैं घर पहुंचा और अपनी कार पार्क करके सीधा किचन में जाकर कुछ खाने का बनाया और पास में पड़े लैंप को जलाकर अपना खाना खाने लगा। बारिश बहुत तेज होने लगी थी और पूरे घर में बारिश की आवाज बहुत तेज आ रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये पुरानी लकड़ी की छत टूट ना जाए। फिर मुझे अचानक वो अंडरग्राउंड कैबिन याद आया। मैंने वैसे भी खाना खा लिया था। मैं लैंप लेकर वहां नीचे की ओर चल पड़ा। नीचे कैबिन में पहुंचकर मैं उस डेस्क के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया, जहां से शायद पहले के ओनर्स अपना काम करते होंगे। उसी दौरान साथ वाले टेबल पे पड़ी बुक्स पर मेरी नजर गई। उसमें से एक बुक उठाकर मैंने देखा तो कुछ अजीब सी लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। फिर मैंने और बुक्स को देखना स्टार्ट किया। उनमें से एक बुक सबसे नई लग रही थी। एक्चुअली वो कोई बुक नहीं थी, एक तरह की डायरी थी। उस डायरी को देखकर मेरे मन में उसे पढ़ने की बहुत इच्छा हुई। नीचे काफी अंधेरा था तो मैंने सोचा ऊपर जाकर इसे पढ़ता हूँ। जैसे ही मैं पहली स्टेयर्स पर पैर रखता हूँ, ऊपर वो लकड़ी का फट्टा जो कि बाहर निकलने का रास्ता था, बहुत ही फोर्स के साथ बंद हो जाता है। मैं खुद को संभालते हुए उसको ऊपर की ओर धक्का मारने की कोशिश करता हूँ, पर वो थोड़ा और ऊपर उठकर फिर बंद हो जाता है, मानो उस पर कोई खड़ा हो। तभी मुझे फिर से वही हंसी की आवाज सुनाई देती है। अब मैं थोड़ा सहम जाता हूँ। मैं चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करना चाहता था, पर वहां तो दूर दूर तक कोई भी नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं फिर कोशिश करता हूँ, पर इस बार जो लकड़ी के फट्टे के ऊपर वजन था वो वहां से चला गया था। मैं वहां से बाहर निकलकर अपने रूम में जाता हूँ। अब मेरे दिमाग में पहले की सारी बातें एक साथ चलने लगी थी। वो अजीब सी एजेंसी, ये घर खरीदने पर उस एजेंट का इतना खुश होना, उस बूढ़े दुकानदार की चेतावनी, वो सब कुछ। अब मैं वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उस डायरी की पहली लाइन थी, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल पाए कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं ये डायरी एक चेतावनी के तौर पर लिख रहा हूँ, जिससे और कोई मेरे कदमों पर ना चल सके। फिर मैं और आगे पढ़ता हूँ, पर अगर आप इस डायरी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब अब बहुत देर हो चुकी है। इस डायरी को पढ़ने का मतलब है तुमने वो अंडरग्राउंड कैबिन ढूंढ लिया है, और ये डायरी भी। इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो। मैंने ऊपर सर उठाकर देखा। ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है, जबकि मैं बिल्कुल अकेला था। आगे लिखा था, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम अपने आप को उस औरत को सौंप चुके हो। शायद तुम जानते हो मैं किस औरत की बात कर रहा हूँ। तुमने उसे शायद खिड़की पर देखा होगा, या फिर जंगल में, या फिर शायद उस मनुष्य पेंटिंग में। तभी मैंने उस पेंटिंग की तरफ देखा, पर उसमें कोई नहीं था। डायरी में आगे लिखा था, वो पेंटिंग श्रापित है। मैंने उसे आग में फेंका, पर अगले दिन मुझे फिर वो दीवार पर लटकी मिली। पर ये तो बस शुरुआत थी। मैंने यहाँ से भागने की भी कोशिश करी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में मैं यहीं पहुंच जाता था। अब मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं अपना शरीर उसे नहीं दूंगा, ना अपनी आत्मा, या फिर जो कुछ भी वो मुझसे चाहती है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अगर तुम ये सब पढ़ रहे हो तो तुम्हारे साथ भी जल्दी ही ये सब। मैंने जोर से वो डायरी बंद करी और सोच में पड़ गया कि ये सब क्या था। क्या ये कोई मजाक था? तभी मेरा कॉफी का मग हवा में उड़कर दीवार में जा लगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पहाड़ में जाओ, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मैं चिल्ला कर बोला और अपनी जैकेट पहनकर अपनी कार की तरफ भागा। अब बारिश के साथ तूफान भी बहुत तेज हो चुका था और यहाँ मेरी कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार वहीं छोड़कर मैंने उस कच्ची सड़क पर भागना शुरू किया। उस वक्त बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जैसे तैसे मेन रोड में पहुंच जाऊं, वहां जाकर किसी से लिफ्ट मांग लूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ताकत मुझे वहां से जाने नहीं दे रही।
पेड़ की टहनियाँ एक एक करके ऊपर से गिरनी शुरू हो गई। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के भागना जारी रखा। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि क्या ये रोड हमेशा इतना ही लंबा था। करीब 15 मिनट भागने के बाद मुझे एक लाइट दिखने लगी। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे लगा ये किसी कार की हेडलाइट है, पर ये क्या? ये कोई कार नहीं थी, ये तो कोई लैंप था। लैंप जो एक खिड़की पर लटका हुआ था, और ये खिड़की और कोई नहीं, उसी मनुष्य घर की खिड़की थी। पर ये कैसे हुआ? मैं तो सीधा भाग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बीच रोड में कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की, पर धुंध में वो चीज गायब हो गई। मैं भागकर घर के अंदर आया और रूम में जाकर एक कोने में बैठ गया और वहां से कैसे निकला जाए इसके बारे में सोचने लगा। तभी वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है। मैं उसे उठाने लगा, पर पेंटिंग देखते ही मेरे हाथों से वो छूटकर गिर गई। उस पेंटिंग में वो औरत ठीक फ्रंट डोर के बाहर ही खड़ी थी। मेरा शरीर वहीं जम गया। हिम्मत करके मैंने अपना सर घुमाया और वहां देखा, और दरवाजा अपने आप खुल गया। तभी मेरे पीछे पड़े टाइपराइटर में टाइपिंग होनी शुरू हो गई। मैंने पेपर में देखा, उसमें लिखा हुआ था, तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारा शरीर मेरा है। बार बार यही टाइप हो रहा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने फिर भागने की कोशिश की और इस बार लेक के किनारे भागना शुरू किया। शायद यहाँ से मुझे किसी और का घर मिल जाए। मैं जंगल से होता हुआ भागता रहा। मैंने वहां पेड़ों में वही सेम लैंग्वेज देखी जो मैंने उस किताब में देखी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर मुझे वही मनुष्य घर दिखाई दे रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे सामने वही घर था जो अभी मैंने पीछे कहीं दूर देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब सपना है। शायद यहाँ से आते हुए मेरा कार एक्सीडेंट हो गया होगा और मैं अभी कोमा में हूं, पर नहीं, ये सब सच था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं फिर उस घर के अंदर चला गया। अब घर में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं थोड़ा आराम करने के लिए सोफे में बैठ गया। फिर मेरी नजर दोबारा उस डायरी पर पड़ी। मैंने फिर उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करेगी, और मैं जानना भी नहीं चाहता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं यहाँ 3 दिन से फंसा हूँ। मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करी, जंगल से भागने की, तैरकर लेक पार करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ये जगह शापित है। यहाँ तक कि मैंने इस घर को जलाने की कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे भी ये डायरी केविन से मिली है, जिसे इस घर के लास्ट ओनर ने लिखा था। बेचारा वो भी ये सब झेल नहीं पाया और लेक में कूदकर जान दे दी। अगर मेरे पास गन होती तो मैं अभी खुद को गोली मारकर ये सब खत्म कर देता। मैं उम्मीद करता हूँ कि और किसी को ये डायरी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब मेरे आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद ये सब मेरे मरने के बाद ही खत्म होगा। तभी वो रेडियो बजना शुरू हो गया। उसमें एक हल्की सी आवाज आने लगी, नहीं तुम मेरे हो, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो मेरा है वो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। मैं भागकर अंडरग्राउंड कैबिन की ओर भागा और उसे अंदर से बंद कर लिया। मैंने भी अब फैसला कर लिया था, मैं इस सीलिंग में लटक कर अपनी जान दे दूंगा। पर इससे पहले मुझे वो डायरी में वो सब कुछ लिखना था जो मेरे साथ हुआ। जब वो डायरी लिख रहा था, मुझे ऊपर से फर्नीचर इधर उधर फेंकने की आवाज आ रही थी, जैसे ऊपर तूफान आ गया हो। ये बोलकर मैं एक फंदा बनाकर उस पर लटक गया। थोड़ी देर में मेरी आंख खुली। क्या मैं मर चुका हूं? नहीं, अभी भी मैं जिंदा था। वो सीलिंग ही टूट गई थी। उस सीलिंग टूटने की वजह से वो बुक शेल्फ भी अपनी जगह से हिल गया। पर ये क्या? उसके पीछे एक हिडन रूम था। जब मैंने अंदर जाकर देखा, वो एक ऐसा रूम था जैसे उसमें किसी की बलि दी हो। सारी दीवार पर अजीब से सिंबल बने हुए थे। सूखा हुआ खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था और चारों तरफ जादू टोने का सामान पड़ा हुआ था। मैंने उस बुक को खोला, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। पर कहीं ना कहीं मुझे इतना पता था कि ये सब इस बुक के कारण हो रहा है। अगर मैं इसे जला दूं तो? मैं अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ वहां से भागा और बिल्कुल शांति से तेज तेज चलना शुरू किया। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, इस बुक को नष्ट करने की। जैसे ही मैं ऊपर रूम में पहुंचा, मेरे सर के ऊपर से एक कांच की प्लेट उड़कर गई और दीवार से जाकर टकराई। मैंने नजर ऊपर उठाकर देखी तो पूरे रूम की चीजें कांप रही थी। अब मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। मैं रेंगते हुए उस आग के पास गया और जब मैंने बुक जलाने के लिए अपना हाथ उठाया तो मेरी नजर उस पेंटिंग पर पड़ी।
वो दोबारा चेंज हो गई थी। उस पेंटिंग में अब पूरे जंगल में आग लग रही थी और लेक लावा की तरह उबल रही थी और वो बूढ़ी औरत खिड़की के पास खड़ी थी। अब मैं उसको बिल्कुल साफ देख पा रहा था। उसका झुर्रियों वाला चेहरा, पूरी सफेद आंखें और उसके लंबे सफेद बाल। मैंने डरते हुए अपना सर खिड़की की ओर घुमाया और वो वहां खड़ी थी। उसने धीरे से सर घुमाते हुए मेरी ओर देखा। मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास अब ये ही आखिरी मौका है। पलक झपकते ही वो मेरी आंखों के आगे आ गई। जिस तरीके से मैं जमीन पर बैठा था, ठीक उसी तरीके से वो मेरे सामने आकर बैठ गई। उसके वो लंबे बाल मेरे चेहरे तक आ रहे थे। उसके ठंडे हाथों ने मेरी कलाई पकड़ ली और उसके वो लंबे लंबे नाखून मेरे हाथों में गड़ चुके थे। मैंने हिम्मत करके दूसरे हाथ से वो बुक आंख की ओर फेंक दी और एक भयंकर चीख के साथ पूरा घर कांपने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अगले दिन मैं हॉस्पिटल के बेड में उठा। मेरे सामने कुछ हाइकर खड़े थे जिनको मैं जंगल में बेहोश पड़ा मिला था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूँ। मेरे हाथ में नाखूनों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इस सदमे से कभी बाहर निकल पाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी विकास की कहानी। जब रवि ने मुझे ये कहानी भेजी तब उनका मानना था कि ये सब विकास का वहम है। मेरा इस कहानी को आप सभी के साथ शेयर करने का रीजन सिर्फ इतना था कि ये कहानी मुझे पर्सनली सुनकर काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या मानना है? क्या सच में ऐसा हो सकता है या ये सच में विकास का भ्रम था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी सुनने में मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग भी कोई किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल kisseekrahasya@gmail.com या फिर हमारे इंस्टाग्राम के पेज के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।